वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली थिएटर में रिलीज हुई एक जबरदस्त मलयालम मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है बज़ूका, जिसमें मम्मूटी भाई साहब लीडिंग रोल पर है। अब मूवी के बारे में बात करें तो सच में मूवी का मेकिंग मुझे बहुत ही धांसू लगा। मूवी का थीम बहुत ही डिफरेंट है और क्लाइमैक्स में तो एक जबरदस्त ट्विस्ट सामने आता है। मस्ट वॉचेबल जरूर है मूवी। अगर किसी भी OTT पे आएगी तो आप लोग जरूर देखिए। मूवी का ड्यूरेशन थोड़ा लंबा है, हो सकता है वीडियो भी थोड़ी लंबी हो सकती है। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही कोची के एयरपोर्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बंदा किसी से बात कर रहा होता है कि तुमको कैनवास बहुत ही सेफली बाहर लाना होगा। अगर तुम पकड़ी गई तो प्लान B को अमल करो। और एक्चुअली ये बंदा और किसी से नहीं, इसके पीछे एक नन बैठी होती है, उससे बात कर रहा होता है इनडायरेक्टली। वो बंदा वहाँ से जाने के बाद ये फॉरेन नन अपने सामान लेकर एयरपोर्ट से बाहर आने लगती है। उसी वक्त किसी ऑफिसर को इस नन पर शक होने लगता है। उसके बाद क्या था, इस नन को इंट्रोगेशन रूम में ले जाते हैं, इसके बारे में पूछताछ करते रहते हैं। और शॉकिंगली इस नन के पास एक बच्ची की पेंटिंग होती है। इसके बारे में पूछने पर नन ये कहने लगती है कि हमारे कॉन्वेंट में एक छोटी बच्ची पढ़ती है। उस बच्ची ने अपने फादर के लिए एक गिफ्ट देकर भेजा। उसका फादर एक फिलैंथ्रोपिस्ट है और उसी तरह मैं इंडिया दूसरे काम से भी आई हूँ। दूसरे ऑफिसर्स इस पेंटिंग को थरोली चेकिंग करने लगते हैं। कुछ खास नजर नहीं आता इनको। उसके बाद वो कस्टम ऑफिसर इस नन को सॉरी बोलकर उसके सामान देकर यहाँ से जाने के लिए कहता है। एयरपोर्ट से बाहर आते ही इस नन को एक मैसेज मिलता है कि तुम वो कैनवास मतलब वो पेंटिंग एक गाड़ी में रख दो। तो ये बंदी उसी तरह से उस कैनवास को एक गाड़ी में रखकर वहाँ से वैनिश हो जाती है। उसके बाद किसी जगह पर पुलिस की चेकिंग हो रही होती है। इस टैक्सी वाले बंदे को रोककर वो कैनवास चेक करने लगता है एक पुलिस वाला। अब उसी जगह पर ACP बेंजामिन भी होता है। दूर से इस पेंटिंग को देखकर उस बंदे को रोककर इस पेंटिंग को थरोली चेकिंग करने लगता है। बाद में उसी वक्त उस कस्टम ऑफिसर को यहाँ पर बुलाकर एक कैनवास उसको सौंप देता है। अब इस कैनवास में बेंजामिन ने क्या फाइंड आउट किया ये हमको लास्ट में पता चलेगा। उसके बाद सीन कुछ दिनों के बाद शिफ्ट होता है, जहाँ पर एक दिन बेंजामिन, उसकी बीवी और उसका छोटा बच्चा किसी हैलोवीन पार्टी पर जाते हैं। तभी बेंजामिन का हायर ऑफिसर बेंजामिन को कॉल करके उस केस के बारे में पूछने लगता है जो कुछ दिनों पहले कैनवास पकड़ा था। बेंजामिन कहने लगता है कि सर, जो लड़की इंडिया आई थी उसका कुछ भी अता पता नहीं चला और वो टैक्सी ड्राइवर इनोसेंट है। मतलब इस केस में कुछ भी क्लू नहीं मिला अभी तक। एट द सेम टाइम उसी पार्टी में एक बंदा बेंजामिन के बेटे को अपने पास बुलाकर इसको गिफ्ट देकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद बेंजामिन अपने बेटे के पास आकर इसके हाथ में गिफ्ट को देखकर डांटने लगता है, अरे जो मैंने तुमसे कहा था ना कि स्ट्रेंजर से गिफ्ट मत लिया करो, और ये क्या रबिश बॉक्स है। इस तरह से डस्टबिन में फेंक कर अपने बेटे को लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सीन ऑलमोस्ट 6 महीनों के बाद शिफ्ट होता है, जहाँ पर एक बस को दिखाया जाता है। फिलहाल ये बस केरला टू बेंगलुरु जा रही होती है। इसी बस में सन्नी नाम का एक बंदा बैठा होता है जो बिना हेडफोन यूज किए PUBG गेम खेलते रहता है। इस आवाज की वजह से बाकी पैसेंजर्स बहुत ही डिस्टर्ब होने लगते हैं। अरे यार, ये गेम कब खत्म करेगा ये। दूसरी सीन में मूवी के हीरो आर्यन को दिखाया जाता है, जो किसी बस स्टॉप पर इसी बस का इंतजार करते रहता है। जब आर्यन बस में आता है तो कुंचिता नाम की एक लड़की अपने BF से कहने लगती है कि वो देखो क्या ग्लैमरस बंदा है। इसका बिहेव कहने लगता है, थत ये कोई ग्लैमर है, उसने इंस्टाग्राम फिल्टर लगाया होगा, मैं भी लगा सकता हूँ ऐसा फिल्टर। शॉकिंगली आर्यन की सीट पर सन्नी बैठा होता है, मतलब विंडो सीट होती है वो। सन्नी गेम में बिजी होता है। आर्यन से कहने लगता है कि ब्रो थोड़ी देर इस सीट पर बैठ जाओ ना। इसका बगल वाला बंदा कहने लगता है कि जब से बस स्टार्ट हुई ये बंदा गेम खेलते ही आ रहा है, और वो भी लाउड स्पीकर से। आप थोड़ा उसको डांटिए ना, आजकल वो पार्ले जी गेम आया है ना, वही खेल रहा है। अबे अनपढ़ गवार साले, PUBG है वो, पार्ले जी नहीं। आर्यन सन्नी से बात करने की कोशिश करने लगता है। सन्नी कहने लगता है कि प्लीज ब्रो मुझे डिस्टर्ब मत करो, बस खत्म होने वाला है गेम। उसी वक्त एक कस्टमर केयर वाली बंदी सन्नी को फोन करने पर बेचारा सन्नी चिकन डिनर नहीं ले पाता। तब जाके बाकी पैसेंजर्स को थोड़ा तसल्ली होती है, उफ यार ये नॉइस खत्म हो गया। आर्यन कहने लगता है कि अब तो हम सीट एक्सचेंज कर ले। सन्नी कहने लगता है, अरे ब्रो थोड़ी देर बैठे रहो ना, बाद में एक्सचेंज कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। तभी वो कुचिता नाम की लड़की सन्नी को देखने पर सन्नी भी इस लड़की को हाय हेलो बोलने लगता है। अब थोड़ा करीब आने के लिए आर्यन से रिक्वेस्ट करने लगता है कि ब्रो क्या हम सीट एक्सचेंज कर ले। लेकिन अब आर्यन मना करने लगता है, नहीं ब्रो मैं यहीं पर ठीक हूँ, तुमने सही कहा। और इसी तरह आर्यन इसके स्टार के बारे में भी बताने लगता है, मतलब इसका स्टार होता है स्कॉर्पियन। थोड़े पॉजिटिव और नेगेटिव थिंग्स बताते हुए ये भी एडवाइस करने लगता है कि गेम ऐसा खेलो कि बाकी लोगों को डिस्टर्ब ना हो। थोड़ी देर के बाद आर्यन को एक कॉल आने लगता है
आर्यन घबराते हुए अपना लैपटॉप ओपन करके कुछ चेकिंग करने लगता है। इसकी घबराहट को देखकर सन्नी पूछने लगता है कि ब्रो कुछ प्रॉब्लम है। पहले तो आर्यन नहीं बताता, लेकिन बाद में सन्नी से कहने लगता है एक्चुअली मेरी सिस्टर का फ्रेंड का एक्सीडेंट हुआ, मतलब कुछ ज्यादा चोट नहीं लगी और वेकेशन होने की वजह से उनके पास इतना कैश नहीं। अब मैं ये गूगल पे फोन पे के बारे में नहीं जानता, मेरा नेट बैंकिंग भी काम नहीं कर रहा। सन्नी कहने लगता है कि मुझे जीपे नंबर दे दो ब्रो, मैं भेज दूंगा, जब बेंगलुरु जाओगे तो लौटा देना। इस तरह से सन्नी रिक्वेस्ट करने पर आर्यन अपना फोन नंबर देने के बाद सन्नी 30,000 रुपए इसकी बहन को भेज देता है। खैर थोड़ी देर के बाद ये बस किसी बस स्टॉप पर स्टॉप होती है, वही बीएफ वगैरह करने के लिए। सन्नी अपने बगल में देखने पर आर्यन मौजूद नहीं होता। फिर डरने लगता है, अरे यार ये बंदा कहाँ पर चला गया, कहीं मेरे पैसे लेकर भाग तो नहीं गया। इस तरह से फटाफट से बाहर जाता है। उसी वक्त आर्यन एटीएम से कुछ पैसे विथड्रॉ कर रहा होता है और वो पैसे सन्नी को दे देता है, थैंक यू भी बोलने लगता है। बाद में ये दोनों अपने अपने बारे में डिस्कस करने लगते हैं। आर्यन कहने लगता है कि एक्चुअली मैं एक चार्टेड अकाउंटेंट हूँ। सन्नी एक फ्रीलांसर बंदा होता है, मतलब कुछ सॉफ्टवेयर कंपनी के जॉब्स करते रहता है और उसी तरह प्रो लेवल का गेमर भी होता है। उसके बाद एक बंदा इसी बस में ट्रैवल करने लगता है और शॉकिंगली ये बंदा आर्यन और सन्नी के सीट के पीछे ही बैठता है। बस के अंदर आने के बाद सन्नी अपने जीएफ से फोन में बातें शातें करते रहता है, जो बेंगलुरु में रहती है उसी से मिलने के लिए जा रहा होता है। आर्यन थोड़ा टाइम पास करने के लिए अपने लैपटॉप में मोर्टल कॉम्बैट गेम खेलते रहता है। सन्नी पूछने लगता है, अरे ब्रो तुम गेम भी खेलते हो? आर्यन कहने लगता है बस ऐसे ही टाइम किल करने के लिए। अब तभी इसी गेम के दौरान आर्यन इस गेम को हार जाता है। सन्नी कहने लगता है, अरे शिट ब्रो, गेम तुम्हारे हाथ में था, खामखा हार गए। आर्यन कहने लगता है इट्स जस्ट ए गेम, लेकिन सन्नी आर्यन को समझाने लगता है कि गेम खेलना एक आर्ट है। हमारे हाथ की उंगलियां जैसे थंब, इंडेक्स फिंगर और बाकी सारी उंगलियों में अलग अलग इमोशंस होते हैं। एक्चुअली मेरा गेमिंग नेम SD47 है। हर साल पबजी का एक टूर्नामेंट चलता है और जिसका मनी प्राइज होता है 10 मिलियन। रिसेंटली जस्ट मिस वो जैकपॉट जीतने वाला था मैं। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कि गेम कैसे खेलते हैं। इस तरह से आर्यन का लैपटॉप लेकर वो गेम खेलने लगता है और इसी तरह ये गेम विन भी होता है। जब तक ये बंदा विन होता आर्यन कब का सो चुका होता है। उसके बाद जब सन्नी इसका लैपटॉप बंद करने ही वाला होता है तो एक फोल्डर को देखता है, मतलब गैलरी को। उस फोल्डर को ओपन करने पर किसी लड़की की फोटोग्राफ्स होते हैं। अब ये सारी चीजें पीछे बैठा हुआ वो बंदा ऑब्जर्व करते रहता है। इसी दरमियान में सन्नी एक कॉन्फिडेंशियल फाइल को भी ओपन करता है। उसी वक्त आर्यन की नींद खुल जाती है तो सन्नी सारी चीजें बंद करके इसका लैपटॉप इसको दे देता है। थोड़ी देर के बाद कुछ बाइकर्स स्टंट्स वगैरह करते हुए इस बस के आगे से गुजरने लगते हैं और वो भी बहुत ही डेंजरस स्टंट्स। इन लोगों की ऐसी हरकत की वजह से एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। शॉकिंगली इस गाड़ी में माँ बेटी होती है। आर्यन इस चीज को देखकर फटाफट से अपनी बस को रोककर उस माँ बेटी के पास जाकर उनको सेफली हॉस्पिटल पहुंचाने लगता है। उसके बाद उन बाइकर से फाइट करके उन सारे लोगों को अच्छा सबक सिखाता है। खैर ये सब कुछ होने के बाद सन्नी आर्यन से कहने लगता है कि ब्रो आखिरकार वो क्या था, मुझे नहीं लगता कि तुम कोई चार्टेड अकाउंटेंट हो और इसी तरह तुम्हारे लैपटॉप में मैंने कुछ और ही फाइल्स देखी, सच बताओ तुम कौन हो। तो तब जाके आर्यन अपने बारे में बताने लगता है, एक्चुअली मेरा असली नाम जॉन सीजर है। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में काम करके रिटायर होकर मुंबई में पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस चलाता हूँ। कोची में मेरा बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम है बेंजामिन, ACP बेंजामिन। बेंजामिन की टीम में और भी 3 लोग होते हैं, वेल ट्रेन्ड पुलिस ऑफिसर्स। काफी सारे गैंग्स का काम तमाम कर दिया। फाइनली 2 लोग बच जाते हैं, रुद्राक्षम रवि और पिटबुल रवि। बेंजामिन और उसकी टीम को ये बात पता नहीं चलती आखिरकार ये 2 भाई कहाँ पर छुप के बैठे हैं, लेकिन बहुत ही मुश्किल से बेंजामिन और उसकी टीम मेंबर्स पिटबुल रवि को फाइंड आउट करके इसका काम तमाम कर देते हैं। ये बात जानने के बाद इसका बड़ा भाई रुद्राक्षम रवि बेंजामिन के टीम मेंबर्स के 2 लोगों को किडनैप कर लेता है। उसमें एक लेडी पुलिस ऑफिसर भी होती है, लेकिन बेंजामिन वो लोकेशन फाइंड आउट करके रुद्राक्षम रवि के पास आता है। वो रवि बेंजामिन से कहने लगता है कि ऑफिसर अगर तुम अंदर आओगे तो मैं इस लड़की का क्या हाल करूंगा तुम सोच भी नहीं सकते। इस तरह से जब उस लड़की को हाथ लगाने ही वाला होता है तो अपने हाथ बंधे होने के बावजूद भी वो लड़की इस रवि को बहुत मारने पीटने लगती है। इस तरह से इसके टीम मेंबर्स इसका भी काम तमाम कर देते हैं। लेकिन असली कहानी ये नहीं है। बेंजामिन के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है। एक दिन बेंजामिन का एक टीम मेंबर कहीं पर जा रहा होता है तो किसी के साइड से इसको मेल आता है। उसमें एक गेम का नेम लिखा होता है टेम्पल रन, मतलब क्या तुम टेम्पल रन खेलना चाहते हो। अब ये बंदा इस चीज पर ध्यान नहीं देता, ऐड समझकर इग्नोर कर देता है। इसके कुछ दिनों के बाद किसी मंदिर के पास एक बहुत बड़ा फेस्टिवल चल रहा होता है। फेस्टिवल के टाइम 5 मास्क वाले बंदे इस मंदिर के पास आकर
एक जहरीली गैस फैलाने लगते हैं, जिसकी वजह से वहाँ के सारे लोग भागने लगते हैं। उस मंदिर में एक कीमती चीज होती है, मूर्ति। उस मूर्ति को चुराने के लिए ये पांचों यहाँ पर आए होते हैं और चुरा भी लेते हैं। दूसरे दिन बेंजामिन और उसके टीम मेंबर्स उस मंदिर के पास आकर अपने तरीके से थोड़ा इन्वेस्टिगेशन वगैरह करने लगते हैं, लेकिन नो क्लू। इसके कुछ दिनों के बाद जब किसी जगह पर फुटबॉल मैच चल रहा होता है तो वो गैंग वहाँ पर भी पहुंचकर कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स को जख्मी करके स्टेडियम का सारा पावर ऑफ करके मेन बंदा ट्रॉफी को चुरा ले जाता है। सुबह होने के बाद बेंजामिन और उसकी टीम मेंबर्स को ये बात पता चलने पर स्टेडियम के पास आकर अपनी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। कुछ सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर साफ नजर आता है कि एक बंदा सचिन का मास्क पहनकर उस ट्रॉफी के पास आकर विदिन सेकंड में उस ट्रॉफी को चुरा ले चला गया। यही पर हमको एक और बात पता चलती है कि इस रॉबरी के एक दिन पहले किसी फोन को इसका मैसेज भी आया था। दोबारा इसके कुछ दिनों के बाद बेंजामिन की बीवी को एक लेटर आता है। उसमें ये लिखा होता है कि डियर टीचर, चलो एक गेम खेलते हैं, गुड वर्सेस इविल। इस गेम में एक जीतेगा तो दूसरा हारेगा और इसी तरह इस गेम में कुछ चीजें सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। इस तरह से एक गेम का डिस्क्रिप्शन होता है, पजल टाइप का डिस्क्रिप्शन। बेंजामिन की बीवी ये लेटर बेंजामिन को ले जाकर दिखाने लगती है। इसको भी कुछ भी समझ में नहीं आता, उल्टा अपने बीवी का मजाक उड़ाने लगता है। क्या सच बताओ, ये लेटर तुमको किसने दिया? कोई तुम्हें लाइक कर रहा है क्या? बेंजामिन की बीवी कहने लगती है, अरे मुझे क्या पता, लव लेटर भी नहीं है ये। दूसरे ही दिन इंटरनेशनल स्नेक शो में वो 5 मास्क वाले बंदे वहाँ के एक डायमंड को चुरा लेते हैं। बेंजामिन का एक टीम मेंबर यही खबर बेंजामिन को आकर सुनाने लगता है और ये भी कहने लगता है कि सर, उस शो को स्टार्ट हुए सिर्फ एक ही हफ्ता हुआ और वहाँ पर एक डायमंड रखा है और लोगों का मानना है कि वो नागमणि है एंड इट्स काइंड ऑफ ए मिथ। अब ये रॉबरी होने के बाद बेंजामिन इस केस को थोड़ा सीरियसली लेने लगता है। शहर में अब तक 3 चोरियां हुई। रिसेंटली इसकी बीवी को एक लेटर मिला, उसमें एक गेम का जिक्र था और वो गेम और कुछ नहीं, स्नेक एंड लैडर का गेम होता है। मतलब बेंजामिन कल रात ही उस लेटर को डिकोड कर चुका होता है और सच में इस गेम के हिसाब से वो चोर स्नेक शो में जाकर उस डायमंड को चुरा लिया। बेंजामिन अपने टीम मेंबर से कहने लगता है कि वो चोर हम लोगों को क्लू देकर चुरा रहे हैं। इस तरह से इस केस के बारे में डिस्कस करते हुए कहीं पर जा रहे होते हैं तो बेंजामिन का एक टीम मेंबर ढंग से ड्राइव नहीं कर पाता। बेंजामिन इस चीज को ऑब्जर्व करके इसको पूछने पर यह बंदा उस मेल के बारे में बेंजामिन को बताने लगता है। एक दिन मुझे अननोन मेल आया, उसमें टेम्पल रन का पोस्टर लगा था। बेंजामिन अपने टीम मेंबर से इस गेम का थीम पूछने लगता है। एक्चुअली इस गेम का थीम ये होता है कि एक बंदा एक राक्षस से बचकर भाग रहा होता है किसी टेम्पल में एक आइडल को चुराने के लिए। सो बेंजामिन कहने लगता है दैट्स इट, यही क्लू दिया था उन चोरों ने। पहले चोरी में आइडल को चुराया, बाद में बेंजामिन और उसके टीम मेंबर्स उस फुटबॉल ग्राउंड पर जाते हैं। अगर पहले चोरी के टाइम चोरों ने क्लू दिया तो दूसरी चोरी यहीं पर हुई थी, ट्रॉफी को चुराया। इसके बारे में भी जरूर कुछ न कुछ क्लू हमको भेजा होगा। पहले तो मेल का इस्तेमाल किया, बाद में मेरी बीवी को लेटर भेजा, शायद एसएमएस का इस्तेमाल किया होगा। तो शॉकिंग बात यह है कि बेंजामिन के एक टीम मेंबर को चोरी होने से पहले इसके मोबाइल को एक मैसेज आया था, इसमें यही क्लू लिखा था, लेकिन इस बंदे ने नोटिस नहीं कर पाया। उसके बाद सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है। सन्नी कहने लगता है वाह, वो चोर तो बहुत ही शातिर निकले, डिफरेंट क्लूज देकर डिफरेंट तरीके से चोरियां करने लगे। पहले मेल का इस्तेमाल किया, उसके बाद एसएमएस, उसके बाद लेटर। उन चोरों ने एक और चोरी भी की होगी शायद। जॉन कहने लगता है हाँ। उसी वक्त रास्ते के दरमियान में कुछ पुलिस वाले खड़े होते हैं। उनको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एक बस में कोई कल्प्रिट है। ये पुलिस वाले फटाफट से इस बस को फॉलो करने लगते हैं। जबरदस्त तरीके से फॉलो करके इस बस को रोक देते हैं। शॉकिंगली इस बस में 2 अंडरकवर पुलिस ऑफिसर्स होते हैं। ये दोनों अपने गन्स निकालकर जॉन के पीछे जो बंदा बैठा होता है उसके ऊपर गन पॉइंट आउट करने लगते हैं और इसी बस में एक और बंदा भी बैठा होता है, उसके ऊपर भी गन पॉइंट आउट करने लगते हैं। लेकिन तभी ये दोनों उन पुलिस वालों के हाथों से गन छीनकर इन दोनों को मारने पीटने लगते हैं। अब ये चीज देखकर जॉन उन दोनों से फाइट करने लगता है। वो दोनों बस से उतरकर भागने लगते हैं। इसी फाइट के दौरान 5 मास्क वाले बंदे वहाँ पर आकर उन दोनों को अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं, मतलब बचा लेते हैं। बाद में जॉन और उन दोनों पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर फायरिंग करने लगते हैं, जबरदस्त तरीके से फायरिंग। जब बुलेट्स खत्म हो जाती है तो जॉन एक गन लेकर उनको फायरिंग करने लगता है। तभी उन 5 को ये मैसेज मिलता है कि प्लान बी को अमल करो। तो वो 5 वहाँ पर स्मोक डालकर जॉन को चकमा देकर वहाँ से भाग निकलते हैं। खैर ये सब कुछ होने के बाद सन्नी जॉन से पूछने लगता है कि अरे ब्रो, वो दोनों कौन थे? जॉन कहने लगता है एक्चुअली वो दोनों हवाला डीलिंग कर रहे थे।
पुलिस वालों को इन्फॉर्मेशन मिली, इसीलिए उन दोनों को पकड़ने के लिए आए, लेकिन उन दोनों की गैंग ने उन दोनों को यहाँ से ले चले गए। सन्नी पूछने लगता है, खैर ये छोड़ो, जो तुमने कहानी बताई ना उसमें तुम्हारा क्या रोल है? जॉन कहने लगता है कि अभी मेरा रोल नहीं आया, अब आएगा मेरा रोल। इस तरह से सीन दोबारा थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। जब जॉन मुंबई में होता है तो बेंजामिन जॉन को फोन करके केरला वापस बुलाता है, वही केस के बारे में डिस्कस करने के लिए। जॉन केरला आने के बाद बेंजामिन जॉन को उस केस के सारे डिटेल्स बताने लगता है, मतलब किस तरह से चोरियां हुई, और ये भी कहने लगता है कि मैंने अपने करियर में हर एक केस को सॉल्व किया, लेकिन सच में जॉन ये केस एक चैलेंजिंग है, इसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जॉन भी बेंजामिन को मोटिवेट करने लगता है कि बेंजामिन तुम फिक्र मत करो, सामने वाला जितना भी बड़ा खिलाड़ी हो देख लेंगे। उसी रात दूसरी तरफ एक अनजान बंदा सानिया के घर के पास एक पार्सल छोड़कर जाता है। सानिया और कोई नहीं, बेंजामिन की टीम मेंबर होती है, पुलिस वाली, और एक्चुअली आज सानिया का बर्थडे होता है। ये पार्सल मिस्टर मैरियो की तरफ से आया होता है। इस पार्सल को ओपन करने के बाद एक बहुत ही यूनिक सा कार्ड होता है, और वो भी गेमिंग स्टाइल में। जब इस कार्ड को ओपन करती है तो हैप्पी बर्थडे वाला सॉन्ग चलता है, और इस कार्ड के अंदर एक गेमिंग कंसोल होता है, मतलब रिमोट। अब दूसरे दिन सानिया यही कार्ड ले जाकर बेंजामिन को दिखाने लगती है। बेंजामिन के टीम मेंबर्स मिस्टर मैरियो के बारे में डिस्कस करने लगते हैं कि सर मैरियो तो एक गेम कैरेक्टर का नाम है जो 1980s में बहुत ही फेमस था। बाद में बेंजामिन यही कार्ड ले जाकर जॉन को दिखाने लगता है। जॉन इस कार्ड को बहुत ही थरोली एग्जामिन करने लगता है, मतलब कुछ क्लूज ढूंढने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जॉन को भी कुछ ज्यादा खास नजर नहीं आता। उसके बाद जॉन बेंजामिन और उसकी टीम मेंबर के पास जाकर यही बात कहने लगता है कि मुझे भी उस कार्ड में कुछ खास नजर नहीं आया, लेकिन चोर जरूर कुछ बात कहना चाहते हैं। इसी बातों के दरमियान में बेंजामिन के एक टीम मेंबर को किसी के साइड से कॉल आने पर वो थोड़ा साइड में जाकर बात करने लगता है, मतलब कोई दूसरा बंदा इस बंदे को पैसे देना होता है। ये बंदा उस बंदे को अपना अकाउंट नंबर बोलने लगता है कि तुम मुझे फटाफट से पैसे सेंड कर दो। तभी जॉन इस बंदे के बगल से गुजरते हुए उस अकाउंट नंबर को सुनने लगता है। ये नंबर सुनने के बाद जॉन को एक बात याद आने लगती है कि ये नंबर मैंने कहीं पर सुना था। एक्चुअली उस ग्रीटिंग कार्ड के पीछे ऐसा ही एक सीरीज ऑफ नंबर्स होते हैं, और एक्चुअली ये नंबर नॉर्थ इंडिया बैंक का कोड होता है। जॉन बेंजामिन से कहने लगता है कि मुझे लगता है बेंजामिन वो लोग नॉर्थ इंडियन बैंक को चोरी करने वाले हैं, और शायद आज ही। उसके बाद क्या था, बेंजामिन फटाफट से अपने सारे टीम मेंबर्स को उस बैंक के पास ड्यूटी पर लगा देता है, और वो भी मफ्ती में। बेंजामिन के टीम मेंबर का अकाउंट इसी बैंक में होता है। दूसरी तरफ वो मास्क वाले बंदे उस बैंक में चोरी करने के लिए रेडी हो जाते हैं। दूसरी तरफ जॉन उसी कार्ड को अपने हाथ में लेकर क्लूज के बारे में सोचते रहता है कि वो चोर चोरी कैसे करने वाले हैं। गुस्से में आकर जब वो कार्ड को नीचे पटक देता है तो हैप्पी बर्थडे का गाना चलने लगता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद गाना चेंज हो जाता है। ये गाना चलने लगता है कि लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन फॉलिंग डाउन। इस तरफ बेंजामिन और उसके टीम मेंबर्स को ये बात पता चलती है कि नॉर्थ इंडियन बैंक के मेन ब्रांच से थोड़े पैसे दूसरे बैंक पर जा रहे हैं, और वो भी बाय रोड। जॉन बेंजामिन को फोन करके कहने लगता है कि उस कार्ड के ऊपर लेवल 32 लिखा था, मतलब हैप्पी बर्थडे का गाना 32 बार चलने के बाद एक नया गाना प्ले हुआ, लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन फॉलिंग डाउन। ये सुनने के बाद बेंजामिन को पता लग जाता है एक्चुअली कोची में एक ब्रिज का नाम होता है लंदन ब्रिज ऑफ कोची। जब नॉर्थ इंडियन बैंक बहुत सारा पैसा उस ब्रिज के थ्रू ले जा रहे होते हैं, वहाँ पर ऑलरेडी वो चोर आ चुके होते हैं उन पैसों को चुराने के लिए। वो चोर उस गाड़ी को ब्लॉक करके सिक्योरिटी गार्ड्स पर हमला करके गाड़ी में के सारे पैसे चुरा लेते हैं, और इन चोरों का एग्जिट प्लान होता है उस ब्रिज से नीचे जंप लगाकर बोट के जरिए से भाग जाए। एक के बाद एक नीचे बोट में जंप लगाने लगते हैं, लेकिन जब आखिरी बंदा जंप लगाने वाला होता है उसी वक्त बेंजामिन वहां पर पहुंचकर इस चोर को पकड़ लेता है। उसके बाद उस बंदे को पुलिस स्टेशन पर लाकर बहुत मार पीट कर इंट्रोगेट करने लगते हैं, लेकिन ये बंदा अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोलता, चुपचाप मार खाते रहता है। बेंजामिन समझ जाता है कि ये बंदा अपने बॉस के लिए बहुत ही लॉयल है। एक दिन वो मिस्टर मैरियो बेंजामिन को डायरेक्ट फैक्स भेजता है। उस फैक्स में ये लिखा होता है, हे शेरलॉक इट्स फॉर यू, और उसी तरह नीचे कुछ डांसिंग कार्टून्स भी होते हैं मैरियो की शक्ल में। बेंजामिन फटाफट से जॉन को बुलाकर ये फैक्स दिखाने लगता है। यहाँ पर एक और बात यह है कि वो मिस्टर मैरियो जिसी भी तरीके से बेंजामिन और उसके टीम मेंबर्स से कांटेक्ट किया उसका कोई सोर्स ही नहीं मिला, सब कुछ फेक सिम्स एंड फेक लोकेशंस होते हैं। खैर उसके बाद जॉन और बेंजामिन मिस्टर मैरियो ने जो फैक्स भेजा उसको डिकोड करने की कोशिश करने लगते हैं। मैरियो का गेम भी खेलने लगते हैं, शेरलॉक होम्स की किताब पढ़ने लगते हैं। अब इसी दरमियान में सुबह होने के बाद जॉन किसी कॉफी शॉप पर जाकर कुछ रिसर्च वगैरह करने लगता है।
उसी कॉफी शॉप में एक बंदा अपनी जीएफ को प्रपोज करने लगता है। वो लड़की इसके प्यार को एक्सेप्ट करने के बाद वो बंदा इस लड़की को एक गिफ्ट देने लगता है, डांसिंग डॉल समथिंग लाइक दैट। इस गिफ्ट को देखने के बाद जॉन को एक बात खनकने लगती है। दूसरे दिन बेंजामिन अपने घर में ही मौजूद होता है। अपने घर में जब किसी चीज की तलाश कर रहा होता है तो टीवी के नीचे इसको एक बक्सा नजर आता है, छोटा बॉक्स। उस पर ये लिखा होता है बजूका। सोचने लगता है कि इस बॉक्स को मैंने कहीं पर देखा है, कहाँ पर देखा। तब जाके बेंजामिन को याद आता है कि हैलोवीन पार्टी के दिन एक बंदे ने बेंजामिन के बेटे को ये बॉक्स गिफ्ट दिया था, बाद में डस्टबिन में फेंक दिया था, लेकिन बेंजामिन के बेटे ने ये बक्सा उठा लिया। एक्चुअली एक सीडी होती है, जब प्ले करने लगता है तो इसके तो होश ही उड़ जाते हैं। उसके बाद बेंजामिन जॉन के कमरे पर आता है यही बात बताने के लिए, और जॉन ऑलरेडी उस फैक्स को डिकोड कर चुका होता है। वो कोड और कुछ नहीं बजूका ही होता है। मतलब डांसिंग स्टाइल में कुछ स्केचेस होते हैं, एक पोज एक लेटर को दर्शाती है। उसके बाद बेंजामिन जॉन को वो बजूका की सीडी दिखाने लगता है। एक्चुअली एक गेमिंग सीडी होती है, इसमें 5 लेवल्स होते हैं और अब तक जो 4 चोरियां हुई इसी स्टाइल में हुई। मतलब वही मंदिर से मूर्ति चुराना, उसके बाद फुटबॉल मैच से ट्रॉफी, नेक्स्ट डायमंड, उसके बाद बैंक की चोरी। अब इसमें लेवल 5 लॉक्ड होता है। जॉन कहने लगता है कि जब तक वो 4 लेवल्स कंप्लीट नहीं होंगे तब तक 5th लेवल अनलॉक नहीं होगा। सो बेंजामिन अपने बेटे को बुलाकर ये सारे लेवल्स कंप्लीट करने के लिए कहता है। सो फाइनली 5th लेवल अनलॉक होता है। अब ये 5th लेवल में क्या चोरी होने वाली है ये हमको बाद में पता चलेगा। दूसरे दिन जॉन और बेंजामिन एक डॉक्टर के पास जाते हैं, साइकेट्रिक डॉक्टर के पास। अब तक जो चोरियां हुई इसके बारे में एक्सप्लेन करने लगते हैं। डॉक्टर कहने लगता है कि वो कोई साइकोपाथ नहीं हो सकता, एक काइंड ऑफ ऑब्सेशन होगा उसको, मैनिएक डिसऑर्डर कहते हैं उसे। अब जैसे चोरियां हुई उसके हिसाब से देखा जाए तो वो गेमिंग लवर है, उसी स्टाइल में चोरियां कर रहा है, और वो भी हिंट देकर, क्योंकि गेम में भी काफी सारे हिंट्स होते हैं। ऐसे लोगों को उसी के स्टाइल में पकड़ना होगा, गेमिंग स्टाइल में। आप लोग कुछ जबरदस्त प्लान करो। उसके बाद बेंजामिन अपने सुपीरियर्स के पास जाकर इसी के केस के सारे डिटेल्स बताने लगता है। पहले तो इसकी सुपीरियर्स कहने लगते हैं कि हम इस केस को सीबीआई को सौंप देंगे, वही देख लेंगे। बेंजामिन कहने लगता है कि सर यहाँ पर सीबीआई वाले भी कुछ भी उखाड़ नहीं सकते, उस चोर को पकड़ने के लिए एक अलग ही लेवल का ट्रैप बनाना होगा, और ऐसा बंदा मेरे पास है। उसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट जॉन को अपने डिपार्टमेंट में शामिल कर लेती है। बेंजामिन जॉन को किसी जगह पर ले जाकर एक चीज दिखाने लगता है। चोर का अगला टारगेट यही है। वो चीज और कुछ नहीं, मूवी की स्टार्टिंग में जो पेंटिंग दिखाई थी ना, वो वाली पेंटिंग होती है। उसके बाद जॉन जबरदस्त प्रोग्रामिंग की मदद से एक लॉक सिस्टम बनाता है। मतलब जैसे गेमों में होता है ना, सेम उसी तरह का लॉक सिस्टम होता है। अगर 20 सेकेंड्स के अंदर उस पेंटिंग को बाहर नहीं लाया जाएगा तो वो बंदा अंदर ही फंस के रह जाएगा, और इस कोड को क्रैक करना इम्पॉसिबल। प्रेजेंट डे पर जॉन सन्नी से यही बात कहने लगता है कि तुमने जो मेरे लैपटॉप में एक 3D मॉडल देखा वो उसी का मॉडल है। मैं उस सारे लॉकर्स को अपने लैपटॉप से भी एक्सेस कर सकता हूँ और उसी तरह बदल भी सकता हूँ। सन्नी कहने लगता है वाओ, आप तो जीनियस निकले, वहाँ तो अब पुलिस ऑफिसर्स की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन मैं आपसे एक बात बताऊँ, आपका कोड कोई भी क्रैक कर सकता है। जॉन कहने लगता है कि मैंने इस सिस्टम को ऐसे ही डिजाइन किया, बंदा अंदर तो सिंपली जा सकता है लेकिन बाहर नहीं आ सकता। सो इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच छोटी सी तू मैं होने लगती है। फाइनली जॉन कहने लगता है चलो सन्नी, तुम उस पेंटिंग को चुरा कर तो दिखाओ। इस तरह से अपना लैपटॉप देने लगता है। सन्नी बार बार उस पेंटिंग को चुराने की कोशिश करने लगता है। मतलब ये सब कुछ एक गेमिंग स्टाइल में होता है। बहुत कोशिशों के बाद सन्नी इसके कोड को क्रैक करके उस पेंटिंग को चुरा लेता है। जॉन तो शॉक में रह जाता है। खैर फाइनली सुबह होने के बाद ये बस बेंगलुरु पर आ जाती है। सन्नी अपनी जीएफ को देखकर बहुत खुश होने लगता है। इसकी जीएफ का नाम होता है जोविटा। जोविटा को जॉन से भी मिलवाता है। खैर जॉन जाने के बाद सन्नी और जोविटा एक दूसरे के साथ बहुत एंजॉय करने लगते हैं। जोविटा सन्नी को सारा बेंगलुरु घुमाकर दिखाने लगती है। फाइनली रात होने के बाद सन्नी किसी न्यूज को देखकर शॉक में रह जाता है। अपने जीएफ से कहने लगता है कि जोविटा मुझे दोबारा केरला जाना होगा, आई एम सॉरी। सच में एक्चुअली मैं यहाँ पर 1 हफ्ते के लिए रहने के लिए आया था, लेकिन जोविटा इट्स अर्जेंट, काम खत्म होने के बाद मैं दोबारा तुम्हारे पास जरूर आऊँगा। इस तरह से सन्नी उसी दिन केरला वापस चले जाता है। खैर दूसरे दिन पुलिस वालों को ये बात पता चलती है कि कस्टम ऑफिस में जो पेंटिंग रखी गई थी वो पेंटिंग चोरी हो चुकी है। यही खबर सारे टीवी न्यूज चैनल्स में टेलीकास्ट होने लगती है। एक और शॉकिंग बात यह है कि इस चोरी का इल्जाम जॉन पर ही आता है। मीडिया वाले कहने लगते हैं कि जॉन ने ही इस लॉक सिस्टम को बनाया और उसी ने दूसरों को बेच दिया। अब ये सारी खबरें सन्नी सुनते रहता है। यही खबर सुनकर वो केरला वापस आ गया। उसके बाद सन्नी एक स्पोर्ट्स बाइक लेकर किसी का फोन लोकेशन ट्रैक करके
उस गाड़ी को फॉलो करने लगता है। शॉकिंगली उस गाड़ी में और कोई नहीं, इसकी जीएफ जोविटा बैठी होती है और वो भी बहुत ही मॉडर्न ड्रेस में। लेकिन जोविटा इससे बच नहीं पाती, सन्नी इसको पकड़ ही लेता है। एक और शॉकिंग बात यह है कि जोविटा के बगल में एक और बंदा बैठा होता है। वो और कोई नहीं, बस में जॉन और सन्नी के पीछे जो बंदा बैठा था ना, वही बंदा होता है। सन्नी को गुस्सा आकर इन दोनों से फाइट करने लगता है। ये दोनों भी सन्नी को बहुत मारने पीटने लगते हैं। फाइनली सन्नी के हाथ गन लगने पर इन दोनों को घुटनों पर बिठाकर सच बताने के लिए कहता है। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ पुलिस वाले जॉन को कोर्ट के पास लाने लगते हैं। बेंजामिन ने ऑलरेडी एक वकील को हायर कर चुका होता है। कहने लगता है कि तुम किसी भी तरह से जॉन को इस केस से बाहर निकालो। यहीं पर हमको एक और शॉकिंग बात पता चलती है कि असली जॉन तो कोई और ही है, मतलब मम्मूटी भाई साहब जॉन नहीं है। ये बंदा असली जॉन होता है, बेंजामिन का बेस्ट फ्रेंड। इस तरफ सन्नी के पास असली मिस्टर मैरियो आता है, वही मम्मूटी भाई साहब। सन्नी कहने लगता है, अच्छा तो तुम हो असली मैरियो? मिस्टर मैरियो कहने लगता है, नहीं, मेरा नाम मैरियो नहीं है, मैं हूँ बजूका। एक और शॉकिंग बात यह है कि सन्नी ने बस में एक टूर्नामेंट के बारे में बताया था ना, उस टूर्नामेंट का विनर बजूका होता है। सन्नी पूछने लगता है कि ये सब कुछ तुमने मेरे साथ क्यों किया? बजूका कहने लगता है कि एक्चुअली मैं एक बहुत ही कीमती पेंटिंग स्मगल कर रहा था, लेकिन ऑफिसर बेंजामिन ने उस पेंटिंग की सच्चाई को जानकर कस्टम ऑफिसर्स के हवाले कर दिया। एक्चुअली इस पेंटिंग में छोटे छोटे बॉल्स होते हैं और ये बॉल्स और कुछ नहीं, रेयरेस्ट डायमंड्स होते हैं। इसी पेंटिंग को हासिल करने के लिए बजूका बेंजामिन के साथ गेम खेलने लगा। इसी दरमियान में बेंजामिन ने जॉन को फील्ड में उतारा। बजूका के क्लूज को जॉन डिकोड करने लगा और डिकोड भी कर भी दिया, जैसे वो गिफ्ट कार्ड, फैक्स। और जब उस पेंटिंग की बारी आई तो वो उस जॉन ने एक तगड़ा लॉकर बनाया जिसे क्रैक करके अंदर जाना इम्पॉसिबल। बजूका ने कस्टम ऑफिस में काम करने वाले एक बंदे को खरीद कर उस लॉकर का कोड हासिल कर लिया, लेकिन बस में ट्रैवल करते समय पुलिस वाले को उस बंदे को गिरफ्तार करने लगे हवाला के केस में। उस बंदे को बचाने के लिए बजूका अपने आदमियों को वहां पर भेजकर उस बंदे को बचा लिया। खैर ये होने के बाद बजूका काफी सारे हैकर्स की मदद से उस लॉकर के कोड को क्रैक करवाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन कोई भी क्रैक ही नहीं कर पाता। इसी दरमियान में बजूका की नजर सन्नी पर पड़ी, वही जिसका गेम आईडी था SD47। सन्नी को अपने झांसे में लेने के लिए पूरी की पूरी एक स्टोरी बना दी। वही पहले जोविटा से कहा कि सन्नी से दोस्ती करो, प्यार का नाटक करो। जोविटा के लिए जब सन्नी बेंगलुरु जा रहा था, उसी बस में बजूका भी बैठ जाता है और एक कहानी बताकर अपने लैपटॉप देकर उस लॉकर को हैक करने के लिए कहता है। सन्नी जिस तरह से अपने लैपटॉप में गेमिंग खेल रहा होता है, उसी तरह से कस्टम ऑफिस में एक के बाद एक दरवाजे ओपन होने लगते हैं। इस तरह से फाइनली बजूका के आदमी कस्टम ऑफिस पर जाकर उस पेंटिंग को चुरा लेते हैं। दूसरी तरफ बजूका के कुछ आदमी बेंजामिन के पास एक बक्सा छोड़कर जाते हैं। पता नहीं इस बक्से में क्या होता है, लेकिन एक क्लू जरूर होता है। ये सब कुछ होने के बाद बजूका और उसके टीम मेंबर्स इस देश को छोड़कर दुबई जाने लगते हैं। शॉकिंगली उसी फ्लाइट में सन्नी और बेंजामिन भी बैठे होते हैं। बेंजामिन बजूका की तारीफ करने लगता है कि वेल प्लेड। बजूका कहने लगता है कि अब तो दुबई की बारी है, अब मैं दुबई में गेम खेलूंगा। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। शायद इसका दूसरा पार्ट भी आने वाला है। खैर मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।